परशुराम संवाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आज हम गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है और नेताजी का चश्मा। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। लेखक हैं स्वयं प्रकाश। लेखक स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय बता देती हूँ। लेखक स्वयं प्रकाश, जिनका जन्म 1947 में 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इंदौर शहर में हुआ था। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे थे। औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करते हुए इन्होंने अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली, मतलब रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद ये लेखन कार्य में जुड़ गए। इनका अधिकांश जीवन नौकरी करते समय और बचपन राजस्थान में बीता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम बोलचाल की भाषा का ही उपयोग किया है, मतलब लोगों की जो भाषा थी, लोगों को आसानी से इनकी रचनाएं समझ में आ जाएं, ऐसी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। सामाजिक घटनाओं का दर्शाया है और सामाजिक परिदृश्य को दर्शाया है। हमारे देश में सामाजिक स्थिति है, उसको दर्शाया है। स्वयं प्रकाश जो हैं, इनके 5 उपन्यास हैं, जिसमें से 2 उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही चर्चित हैं। कौन कौन से? बीच में विनय, एक तो ये है बीच में विनय, और दूसरा है ईंधन। ये बहुत ही चर्चित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध इनके उपन्यास हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना? अब नेताजी का चश्मा। पाठ के नाम से पता चल रहा है कि नेताजी के बारे में बात की जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस अध्याय में लेखक ने हमारे देश में मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति लोगों की श्रद्धा, विश्वास को प्रदर्शित किया है कि लोगों में कितनी श्रद्धा है अपने देश के प्रति, उन्हें कितना लगाव है अपने देश से, इसके बारे में बात की है। कुछ यहाँ पर हमारी सरकार की खामियां भी बताई गई हैं, कमियां भी बताई गई हैं, और यहाँ पर शासन तंत्र के संचालन की प्रक्रिया को भी बताया गया है। ये एक नगर का वर्णन यहाँ पर किया है लेखक ने। एक नगर का वर्णन किया है, नगरपालिका है नगर में, और नगर में जो वस्तुएं, जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो सब उपलब्ध होती हैं। अब इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जैसा एक नगरपालिका में होना चाहिए। एक नगरपालिका है, पहले तो नगर व्यवस्था के बारे में बताया है कि एक नगरपालिका है, यहाँ पर सार्वजनिक स्थान भी है, एक सिनेमा घर है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक लड़कों का स्कूल है। मतलब नगरपालिका को जो व्यवस्थाएं एक नगरपालिका में करनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं नगरपालिका ने कर रखी हैं। नगरपालिका की व्यवस्थाएं तो सही हैं,
किंतु कई जगह पर कुछ खामियां भी नजर आती हैं। एक नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं हालदार साहब, जिनके माध्यम से देश के प्रति लोगों की श्रद्धा को उजागर किया है, देशभक्ति की भावना को उजागर किया है लेखक ने। हालदार साहब जो हैं वो प्रतिदिन 15 दिन बाद, मतलब प्रत्येक पखवाड़े में एक बार उस नगर से गुजरते हैं और उस नगर व्यवस्था को वे ठीक ठाक अच्छा समझते हैं। नगर के चौराहे पर नेताजी की एक मूर्ति बनी हुई है और उसी मूर्ति के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। नेताजी की एक मूर्ति बनी हुई है संगमरमर के पत्थर की। मूर्ति तो अच्छी बनी है, मूर्ति एक बीस्ट के रूप में है। बीस्ट क्या होती है? सिर से यहां तक की जो मूर्ति होती है उसको बीस्ट कहते हैं। मूर्ति पत्थर की बनी है और उस पर चश्मा रियल लगा हुआ है। ये सोचकर के कुतूहल होता है कि मूर्ति तो पत्थर की और चश्मा रियल, वास्तविक। हालदार साहब सोचते हैं कि चलो ये आइडिया भी अच्छा है कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। किंतु उनका कुतूहल और अधिक तब बढ़ता है जब वे हर 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरते हैं और मूर्ति पर हर बार एक नया चश्मा पाते हैं। तो उनका कुतूहल बढ़ जाता है कि मूर्ति पर चश्मा कौन बदल देता है और क्यों बदल देता है। पहले तो उन्हें आइडिया अच्छा लगा, विचार तो अच्छा था कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा वास्तविक है। किंतु बाद में जब वे हर 15 दिन बाद वहां से गुजरने लगे तो उनका कुतूहल जो है वो और बढ़ गया कि हर बार चश्मा क्यों बदला जाता है। वहीं चौराहे पर एक पान की दुकान थी और हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते उस दुकान पर रुकते और पान खाते। अब हालदार साहब को भी आदत हो गई थी, हर बार वे पान की दुकान पर रुकते, पान खाते और नेताजी की मूर्ति को ध्यान से देखते। अब जब उनकी जो इच्छा थी, जो प्रश्न पूछने की इच्छा थी, उसका अब वो दमन नहीं कर पाए। मतलब उस इच्छा को वे अब और अधिक दिनों तक अपने मन में छिपाकर नहीं रह सकते थे। इसलिए एक दिन पान वाले से पूछ ही लिया कि ये नेताजी की मूर्ति पर हर बार चश्मा कौन बदल देता है और क्यों बदल देता है। पान वाले का चरित्र चित्रण किया गया है। पान वाले की शारीरिक विशेषताएं बताई गई हैं कि वह एक काला मोटा व्यक्ति था और पान खा खाकर लाल पीली उसकी बत्तीसी हो गई थी। बत्तीसी मतलब दांत, पान खाने से दांत पीले पड़ गए थे और पूरे दिन मुंह में पान ठूसे रखने से मुंह पूरा लाल हो रखा था। अब पान वाले ने अपने मुंह में पान ठूस रखा था तो उसने पीछे मुड़कर पीक थूकी, मतलब मुंह में जो पान की सामग्री थी
उसको थूका और फिर आंखों ही आंखों में हंसे। जैसे ही वो आंखों ही आंखों में हंसे, मुस्कुराए, उनकी मोटी तोंद थिरकी। मतलब कोई मोटा व्यक्ति हंसेगा तो उसकी तोंद भी थिरकेगी, पेट भी हिलेगा। तो इसी प्रकार उनकी मोटी तोंद हिली और वे अपनी लाल पीली बत्ती सी दिखाते हुए बोले, कैप्टन चश्मे वाला बदल देता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। क्या बदल देता है? चश्मा बदल देता है। अभी भी हवलदार साहब को पूरी बात समझ में नहीं आई। क्यों बदल देता है? चश्मा तो बदल देता है, पर क्यों बदल देता है? तब पान वाले ने कहा कि समझिए, जैसे कोई गिराक आया, गिराक मतलब ग्राहक, वो अपनी भाषा में बोलता है, जैसे कोई गिराक आया और उसे नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पसंद आ गया, तो कैप्टन उसे मूर्ति पर से उतारकर वह चश्मा दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब का कुतूहल बढ़ता ही चला गया। अब उन्होंने सोचा कि ये कैप्टन कौन है। उन्होंने हवलदार साहब ने एक अनुमान लगाया कि हो सकता है कोई फौजी होगा या फिर नेताजी की फौज में काम किया हुआ व्यक्ति होगा, नेताजी के साथ काम किया हुआ व्यक्ति होगा। अब उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि कैप्टन कौन है, फौजी है क्या? कैप्टन तब तक दूसरा पान अपने मुंह में ठूस चुका था और वह हंसा। फिर से उसकी तोंद थिरकी और उसने पीछे मुड़कर पीक थूकी और कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। किसके लिए कहा? कैप्टन के लिए कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तब हवलदार साहब का मन दुखी हो गया। एक देशभक्त की इतनी आलोचना उनसे सहन नहीं हुई। एक देशभक्त के लिए ऐसे शब्द उनसे सहन नहीं हुए और वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या होगा उस कौम का, उस पीढ़ी का, जो देशभक्तों की इतनी आलोचना करती है। हमारे देश में अब देशभक्त लोगों का कोई आदर सम्मान नहीं बचा है, ये वो सोचने लगे। तब फिर वो वहां से चले गए और उनका कुतूहल जो था वो बढ़ता ही चला गया। वो देखना चाहते थे उस व्यक्ति को। पान वाले ने संकेत किया कैप्टन के आने पर कि वह आ गया। अब जो चश्मा बदलने वाला था, कैप्टन था, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। वह एक बूढ़ा कमजोर व्यक्ति था और लंगड़ा था। एक उसकी कोई चश्मे की दुकान नहीं थी। एक लकड़ी के ऊपर वह चश्मे की फ्रेम रखता था और गली गली में घूम घूम करके चश्मे बेचता था। बहुत गरीब था, बहुत बुजुर्ग था। तो वह दिखाई दिया और पान वाले ने उसकी तरफ संकेत किया। वह आ गया कैप्टन। उसने एक दुकान की दीवार के सहारे अपनी लकड़ी को खड़ा किया और वहां कुछ विश्राम करने बैठ गया। हवलदार साहब को अब समझ में आ गया कि कैप्टन चश्मा वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है जो फेरी लगा करके चश्मा बेचता है।
वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, लेकिन उसके पास गिने चुने ही फ्रेम होते हैं। जब कोई ग्राहक उससे चश्मा खरीदने आता है तो वह जो फ्रेम उसे दिखाता है उसमें से यदि किसी को पसंद नहीं आता है और मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम पसंद आ जाता है तो वह मूर्ति पर से उतारकर उस ग्राहक को वह फ्रेम दे देता है तथा मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इस प्रकार से हर बार वह चश्मा बदल देता है। ये तो थी चश्मा बदलने की कहानी, देशभक्ति की कहानी। हमारे देश में देशभक्तों की मिसाल कायम करती है ये कहानी। अब हालदार साहब का तो प्रतिदिन वहां से जाना होता था। हालदार साहब वहां रुकते, पान खाते, मूर्ति को देखते और आगे चले जाते। अब काफी समय तक हालदार साहब बीच में एक बार उस कस्बे से नहीं गुजरे और जब एक दिन वे उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं था और वे पान वाले से पूछने लगे कि भाई आज तुम्हारी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाले ने अपनी धोती से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, कैप्टन नहीं रहा। अब समझ में आ गया हालदार साहब को कि जो कैप्टन चश्मे वाला था उसका देहांत हो चुका है और अब इस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब हालदार साहब फिर से उस कस्बे से गुजरते हैं तो वे अपने ड्राइवर से कह देते हैं कि चौराहे पर गाड़ी मत रोकना। लेकिन जैसे ही वे उस मूर्ति के पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे का मतलब तार से बना हुआ गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ है और वे तुरंत गाड़ी रोकने का आदेश देते हैं अपने ड्राइवर को और गाड़ी इतनी तेजी से रुकती है। तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को यदि एकदम से रोका जाएगा तो सब देखते ही रह जाते हैं। हालदार साहब गाड़ी से नीचे उतरते हैं और मूर्ति के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। फिर वे पान वाले से पूछते हैं कि यह चश्मा किसने लगाया। पान वाला बताता है कि बच्चों ने लगाया है। तो उनका मन गर्व से भर जाता है कि अभी भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। अभी भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। अभी भी लोग हमारे क्रांतिकारी जो नेता हुए थे उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। अब ये जो मूर्ति बनी हुई थी चौराहे पर, इस पर चश्मा क्यों नहीं था वो कहानी और बताती हूँ। भाई पत्थर की मूर्ति थी तो चश्मा भी पत्थर का होना चाहिए था। नगरपालिका के लोगों ने निश्चय किया कि एक नेताजी की मूर्ति चौराहे पर लगी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें किसी अच्छे मूर्तिकार की तलाश थी और अच्छा मूर्तिकार उन्हें मिला नहीं। इसलिए जो एक सरकारी स्कूल था वहां पर, उसमें चित्रकला के अध्यापक थे मोतीलाल। उन्हें नेताजी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया। एक तो चित्रकला के अध्यापक बच्चों को चित्रकला पढ़ाते थे, ड्राइंग बताते थे कैसे एक मूर्ति बनाना और एक चित्र बनाना दोनों अलग कलाएं होती हैं। लेकिन फिर भी मास्टर जी ने हाँ कर दी
और 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही। पटक देने से तात्पर्य है कि जबरदस्ती थोपा हुआ काम बेमन से करना। हालांकि मोतीलाल जी मास्टर जी थे, उन्होंने मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाई। उस मूर्ति को देखते ही नेताजी के सभी नारे याद आने लगते थे, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सारे उनके नारे जो थे वो याद आने लगते थे। किंतु मास्टर जी जो थे, उन्होंने मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया। नहीं बनाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ पाठ में। हालदार साहब अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है मास्टर जी चश्मा बनाना भूल गए हों, या हो सकता है उन्होंने चश्मा बनाया हो लेकिन बारीकी के चक्कर में वह टूट गया हो और फिर समय जा रहा था जल्दी जल्दी, तो जल्दी के कारण फिर उन्होंने चश्मा नहीं बनाया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पत्थर का चश्मा उन्हें बनाना नहीं आया हो। तो कई कारण हो सकते हैं चश्मा न बनाने के पीछे। ये इस मूर्ति पर चश्मा न होने की कहानी थी। हालदार साहब को ये बात कुछ अंदर ही अंदर खल रही थी कि मूर्ति पर चश्मा का न होना, एक चित्रकला के अध्यापक से मूर्ति बनवाना, ये नगर पालिका की कुछ खामियां थी। फिर भी नगर पालिका ने अपना कार्य किया, उन्होंने देशभक्ति जताई, अच्छी मूर्ति बनवाई और मूर्ति चौराहे पर लगवाई ताकि लोग हमारे नेताओं को याद रख सकें। फिर भी यहाँ पर जो नगर पालिका है उसके संचालन में कुछ कमियां हैं। उन्हें एक अच्छे मूर्तिकार को खोजकर उसी से मूर्ति बनवानी चाहिए थी, या फिर मोतीलाल जी जो मास्टर जी थे उनसे मूर्ति बनवाई तो उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था, जिससे कि वो मूर्ति को और अच्छा बना सकते थे, चश्मा भी लगा सकते थे। लेकिन जब समय कम दिया जाएगा, काम अधिक दिया जाएगा, तो वह काम भी बेमन से ही किया जाएगा। इस कहानी में नेताजी की मूर्ति के माध्यम से लेखक ने देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। ये बताना चाहा है कि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति की भावना आज भी जिंदा है। आज भी लोग हमारे क्रांतिकारी नेताओं का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि बच्चों ने अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया। सरकंडे का मतलब तार से बना हुआ चश्मा लगाया और अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। पूरी कहानी समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। इसमें कुछ कठिन शब्द होंगे जो आप अपनी अपनी बुक्स में रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मैं जो कठिन शब्द हैं वो लिख करके आपको बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।